नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कुमार होता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द काव्य लोक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आज की तारीख से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख यानी 13 अप्रैल। भारतीयों के लिए ये तारीख बहुत खास है। आज ही के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आज से 107 साल पहले यानी 1919 में। इस घटना ने भारतीयों को न केवल झकझोर दिया था बल्कि भारतीय और ब्रिटिश शासन के बीच एक बहुत गहरी खाई भी पैदा कर दी थी जो फिर कभी भरी नहीं जा सकी। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के उस सभ्यता के दावे को भी खारिज कर दिया जिसके आधार पर वह न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में राज कर रही थी। ये घटना काफी विस्तृत है, बहुत सारे तथ्य इसमें शामिल हैं, भारतीयों की भावनाएं इसमें शामिल हैं, बहुत से आंसू इसमें शामिल हैं, बहुत सी चुप्पियां इसमें शामिल हैं और इसलिए इस घटना के एक एक पहलू को जानना जरूरी है और इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू से इसे समझते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस घटना के बैकग्राउंड की। तो जब हम इस घटना को समझने चलते हैं तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये घटना किस दौर में हुई थी, इस घटना से ठीक पहले क्या क्या परिस्थितियां बनी थी। तो सबसे पहले बात यह कि वर्ल्ड वॉर 1 तब बस खत्म ही हुआ था और गांधी जी ने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों से अपील की थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में वे सरकार का सहयोग करें। दूसरी बात, ये वो दौर था जब क्रांतिकारी गतिविधियां बस शुरू हुई थी और अपने पीक पे चल रही थी। एक तरीके से रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सावरकर, अरविंद घोष जैसे बहुत सारे नाम थे जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। तीसरा, ये वो दौर था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके थे और साउथ अफ्रीका में वहां की ब्रिटिश रंगभेदी सरकार के खिलाफ उनके जो संघर्ष था, उनके जो संघर्ष के तरीके थे, उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में उनको एक अलग पहचान दे दी थी। तो जब वो भारत आए तो भारत भी उनसे टकटकी लगाए देख रहा था। उनसे बहुत सी उम्मीदें भारत की आम जनता को भी थी। जब वे भारत आए तब अपनी जमीन तलाशने के लिए उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए जिन्हें वे साउथ अफ्रीका में कर चुके थे पहले, और ये बहुत सफल भी हुए। तो इस तरीके से अपने इन सत्याग्रहों के माध्यम से गांधी जी ने जन सहभागिता का दायरा बढ़ा दिया। यानी पहले जो आंदोलन केवल उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के हुआ करते थे, अब निम्न वर्ग, खुद किसान, मजदूर, ये सब भी उसमें सीधे सीधे शामिल हो गए। तो अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल उच्च वर्ग का नहीं रह गया था, ये जन सहभागिता में शामिल हो चुका था। चौथा पॉइंट जब हम देखते हैं तो ये वो दौर है जब 1916 के बाद तिलक और एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग स्टार्ट कर चुके थे और होम रूल लीग भी काफी पॉपुलर हो चुका था भारतीय जनता के बीच। तो कुल जमा बात ये कि इस समय अंग्रेज सरकार एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही थी, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो, चाहे वो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन हो, चाहे वो होम रूल मूवमेंट हो, या चाहे वर्ल्ड वॉर 1 के तहत उस पर पड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय दबाव हो। अब ये तो बात हुई बैकग्राउंड की। अब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया खत्म। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो नरमपंथी थे, उनकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि भारतीयों को अधिकार दिए जाए, भारतीयों को शासन करने में प्रत्यक्ष अधिकार दिए जाएं और उनको सहभागी बनाया जाए। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया ने सहयोग किया ब्रिटेन का, तब जाहिर सी बात है कि ये मांग तेज होनी थी और ये मांग तेज हुई भी।
अच्छा, आप कल्पना कीजिए एक समय, एक मोमेंट के लिए, कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। टीचर क्लासरूम में नहीं है। क्लासरूम के बाकी बच्चे, मतलब कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। टीचर अचानक से अंदर आती है। अब टीचर जब आती है तो आपको लगता है कि चूंकि आप शोर नहीं मचा रहे थे, तो टीचर आपको कम से कम थोड़ी सी शाबाशी देगी, आपको और आपके साथियों को जो शोर नहीं मचा रहे थे। और उन बच्चों को जो शोर मचा रहे थे, उनको टीचर डांटेगी या उनको सजा देगी। लेकिन होता इसके उलट है। आते ही टीचर सबसे पहला तमाचा आपको जड़ती है, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही जो भावना थी, यही थी रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक्चुअली ये जो जलियांवाला बाग का पूरा जो मासेकर है, जो पूरा जेनोसाइड है, उसके बेस में अगर कोई पॉइंट है तो वो रॉलेट एक्ट है। सो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि तब की ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार देता था कि वो कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। न केवल गिरफ्तार कर सकती थी, बल्कि उसे बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रख सकती थी। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हबियस कॉर्पस कहा जाता है आज के टाइम पे, उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था। तो इससे हुआ क्या कि आप एक तो बिना गलती के अंदर किए जा सकते हैं, और आप जेल में कब तक सड़ेंगे ये तय करने वाला केवल एक इंसान है, और वो है ब्रिटिश अधिकारी। तो अब हमें कोई इनाम तो मिला नहीं, युद्ध में सहयोग के बदले मिला रॉलेट एक्ट, जिसको कि कहा गया काला कानून भारतीयों के द्वारा। और इसे एक विशेष नाम भी दिया गया था, न अपील, न वकील, न दलील कानून। यानी कि इसके जो मामले थे, उसके खिलाफ आप भारत के किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो ये था रॉलेट एक्ट। अब हुआ ये कि इस एक्ट ने भारतीयों को चिढ़ाने जैसा काम किया। अब जाहिर सी बात है, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें कुछ और मिला। तो उस समय के जो नए नेता बने थे, गांधी जी, उस समय वो 1915 में भारत आए थे और ये 1919 की घटना है। तो उस समय गांधी जी ने इसके खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया, और ठीक 6 अप्रैल 1919 को इस जन आंदोलन की शुरुआत होनी थी। ये जन आंदोलन हो गया शुरू। अब गांधी जी मूल रूप से अहिंसावादी थे, और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने जो प्रयोग किए थे उसमें भी अहिंसा ही सर्वमान्य था। सबसे ऊंचा अगर किसी वैल्यू का स्थान था तो वो अहिंसा था। अब यहां भी उन्होंने अहिंसा की बात कही, लेकिन समस्या ये थी कि वो ये बात आम जनता को समझा नहीं पाए थे। तो आम जनता ने जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो आम जनता में भर भर के हिंसा हुई ब्रिटिश राज के खिलाफ। बंबई में हिंसा हुई, अहमदाबाद में हिंसा हुई, और सबसे ज्यादा हिंसा हुई पंजाब में। इसके पीछे एक कारण भी था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे ज्यादा जबरदस्ती भर्तियां कहीं से हुई थी, सो दैट वाज पंजाब। पंजाब सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ था, और इसलिए इस आंदोलन में सबसे ज्यादा हिंसा भी पंजाब में हुई थी। अब चूंकि ब्रिटिश शासन को ये स्थिति कंट्रोल करनी थी, तो लगाया गया मार्शल लॉ, यानी कि भीड़ इकट्ठा मत करो। अब तारीख आती है 13 अप्रैल की। तो वो उस दिन बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। बैसाखी यानी कि सिखों का नव वर्ष, बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। तो पंजाब में बेहद धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा था, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, ये वो लोग थे जो सरकार की घोषणा से अनजान थे,
जैसे आज हम जिस डिजिटल एज में रह रहे हैं, आज भी यदि गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसको जो जन सामान्य की जो सबसे नीचे की पीढ़ी है, जो निरक्षर है या जो डिजिटल माध्यमों से नहीं जुड़ा हुआ है, उस तक पहुंचने में समय लगता है। तो ये तो फिर भी हम 1919 की बात कर रहे हैं, जब ऐसा कोई माध्यम हमारे पास नहीं था। तो सरकार की घोषणा से अनजान कुछ लोग वहां पर पहुंचे, और वो जो बाग था वो ऐसा था कि वो 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और आने जाने का केवल एक रास्ता था। आने जाने के एक रास्ते को डायर ने बंद कर दिया। डायर था वहां का कमांडर, अमृतसर का। अब जब भीड़ बढ़ी, डायर पहुंचा, उसने एक रास्ता बंद कर दिया और वो गया अंदर। उसने फिर अपने सैनिकों से गोलियां चलवानी शुरू की। तकरीबन 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, किसी का ध्यान नहीं रखा गया। सभी को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। बताया जाता है वहां एक कुआं था, लोग कुएं में कूदने लगे, एक के ऊपर एक। लोग बचने की आशा में कूद रहे थे और कुएं में कूदने से दबकर उल्टे उनकी जानें चली गई। और ये सब 10 मिनट तक चलता रहा, जब तक सारी गोलियां खत्म ना हुई। डायर ने गोलियां चलवाई। सरकार की रिपोर्ट कहती है 380 लोग तकरीबन मारे गए थे, जबकि हकीकत में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये सब होने के बाद डायर, अब चूंकि सरकार का आदमी था, डायर के पास एक ऑप्शन था कि कम से कम जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया जाए। जब बाद में इंक्वायरी कमेटी बनी, तो इंक्वायरी कमेटी ने पूछा कि डायर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो डायर ने बड़ी निर्ममता से जवाब दिया कि मुझे ये मेरा काम नहीं लगा, ये मेरा काम नहीं था। इस घटना ने भारतीयों को भी झकझोर दिया। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय नाइटहुड की अपनी उपाधि लौटा दी, और उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे चेट्टूर शंकरन नायर या शंकर राम नागर जिनको कहा जाता है, उन्होंने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। केसरी 2 मूवी इन्हीं पर बनी हुई है। और इधर कुछ 6 महीनों के बाद अंग्रेज सरकार नींद से जागी, तो उसने एक कमेटी बना दी, जांच कमेटी, जिसको कि कहा जाता है हंटर कमेटी, उसके अध्यक्ष के नाम पे। हंटर कमेटी ने भी कुछ खास किया नहीं। हंटर कमेटी ने बस इसे एक मामूली घटना बना दिया। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच समिति बनाई थी। ये वीडियो इस मकसद से नहीं बनाया गया था कि आपको भर भर के इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्ट्स अभी भी हैं जिन पर बात नहीं की गई है इस वीडियो में। ये वीडियो इस लिहाज से बनाया गया था, इस उद्देश्य से बनाया गया था कि आप इस घटना को समझ सकें और महसूस कर सकें, और उन्हें याद कर सकें जो तड़प तड़प कर मरे थे इस केस में। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ खुश रहें, आसपास के लोगों से मिलते रहें, सोचते रहें, और इसी वादे के साथ कि हम फिर से जल्द मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।